नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2025 की अपनी संपूर्ण समाधान श्रृंखला का 7वां लेक्चर लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखेंगे। ये लेक्चर यूपी पीसीएस प्री 2025, आरओ मेंस 2023, बीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी पेट जो एग्जाम होने वाला है, अदर एग्जाम जो भी सितंबर अक्टूबर में होने वाले हैं या आगे भी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज पॉलिटी वाले पोर्शन में हम शुरुआत करते हैं। पहले जो पहला पोर्शन है उसमें देखते हैं कि जो संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां थी वह उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो इसमें पहली देखें, संघ समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति जो, उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की संबंधी परामर्श समिति थी, उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। फिर मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। प्रक्रिया विषयक मामलों जो नियम थे संबंधी समिति, उनके कौन अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। अगला है राज्यों के लिए समिति जो बनी थी, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ये जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद थे। उसका तदर्थ जो राष्ट्रीय ध्वज समिति बनी थी, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 22 जुलाई 1946 से 47 को जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया है। उसके बाद कार्य संचालन जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो है के मुंशी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में प्रारूप समिति जो है, इसमें कुल 7 सदस्य थे, अम्बेडकर जी को शामिल करते हुए। तो उसमें 7 सदस्य कौन है? तो पहले हैं अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। सदस्य एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, एन माधवराव हैं। इन्होंने बी एल मित्र का स्थान लिया था, तो बी एल मित्र ने त्यागपत्र दे दिया था। जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी टी कृष्णाचारी जो है 1948 में टीपी खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने टी टी कृष्णाचारी ने जगह ली है। आप हमारा तथागत एडुजोन नाम से टेलीग्राम और यूट्यूब पर चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स या जीएस चलाए जाएंगे वो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे है संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य अन्य दिए गए हैं। पहली बैठक कब हुई है? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। जो अस्थायी अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। स्थायी अध्यक्ष जो थे ये 11 दिसंबर को स्टार्ट हुई है। जो मेन बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। उपाध्यक्ष जो थे एच सी मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार सर वी एन राव थे। संविधान निर्माण में लगभग समय कितना लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यही मेन डेट इसकी दी जाती है। प्रारूप समिति पर जो प्रारूप समिति थी, उसके द्वारा जो प्रारूप पेश किया गया था उस पर बहस कितने दिन चली? तो 114 दिन चली है। कुल व्यय हुआ है 63,96,729 रुपये। कुल वाचन कितने? 3 वाचन हुए थे। उसके बाद में संविधान अपनाया कब गया है? तो 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इसी दिन को भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखेंगे तो अंतरिम जो मंत्रिमंडल बना था 1946 में, कैबिनेट मिशन के बाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना है उसमें जो 15 मंत्री थे, कौन कौन दिए गए हैं? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। विदेश एवं राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्री बनाए गए थे। सी राजगोपालाचारी जो है ये शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। लियाकत अली जो है ये वित्त मंत्री बने थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बने थे। आसफ अली ये रेल मंत्री बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। डॉक्टर सी एच भाभा कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री बनाए गए थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। आई आर चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री बनाए गए थे। अब्दुल रब नस्तार ये संचार डाक एवं वायु मंत्री थे। गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। उसका बाबू जगजीवन राम जो है ये श्रम मंत्री बनाए गए थे। फिर संविधान के स्रोत दिए गए हैं कि भारतीय जो संविधान है उसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, कौन कौन से, किस किस देश से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया, उसकी बात की गई है। तो संविधान के स्रोत में हम देखें, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। ब्रिटेन से जो क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, द्विसदनीय प्रणाली ली गई है, एवं विधि का शासन जो है, ये आर्टिकल जो 14 के तहत आता है, विधि का शासन एवं विधि की समझ क्षमता जो है, ये वाले जो प्रावधान है इसी के तहत आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? तो मूल अधिकार है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी इसी से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी इसी से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग वाला जो प्रावधान है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसका उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जाने संबंधी जो प्रावधान है वो भी यूएसए से लिए गए हैं। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था जो है ये भी वहाँ से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये भी कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो डीपीएस ब्यूरो जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है
आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, कितने टोटल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है जिसमें से ज्वाइंट बैठक होती है। उद्देशिका की भाषा जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछे पूछे भी गए हैं। फिर समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक जो प्रावधान किए गए, व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता वाले जो है। फिर जर्मनी जो है, जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जो है, तो आपातकाल वाले जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिए गए हैं। सोवियत संघ से क्या लिया गया, तो मूल कर्तव्य तथा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो तीन तरीके के जो न्याय हैं, तो उन आदर्शों को लिया गया। तो मूल कर्तव्य तथा न्याय के जो आदर्श हैं वो सोवियत संघ से लिए गए। जो यूएसएसआर था उसी को सोवियत संघ कहते थे। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कि संविधान संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है। साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है और 2/3 राज्यों का जो आधे आधे राज्यों का जो अनुमति ली जाती है उसके आधार पर। फिर राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका की से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और फ्रांस से क्या लिया गया, तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो आदर्श है ये तथा गणराज्य की अवधारणा। तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व वाले जो शब्द हैं उसका जो गणराज्य शब्द है वो भी, उसकी अवधारणा भी कहाँ से ली गई, तो फ्रांस से ली गई है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 वाली, वही नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वाला। फिर भारतीय संविधान जो है इसके महत्व पर दिया गया भाग दिए गए हैं, विषय दिया गया और अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसमें पहला जो भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, अनुच्छेद 101 से लेकर के 4 के मध्य में। फिर भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं, ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में प्रावधान है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार के प्रावधान किए गए, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य में जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ये प्रावधान किए गए हैं। फिर भाग 4 के तहत राज्य के नीति दिशा तत्व जो है ये टीपीएसपी वाले, तो 36 से लेकर के अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। भाग 4 का के तहत यानी कि 4A के तहत मूल कर्तव्य लिए गए हैं, इनका प्रावधान कहाँ, तो अनुच्छेद 51A के तहत किया गया है। फिर भाग 5 में संघ का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक जो अध्याय इसमें कई है उसके तहत लिया गया है। अध्याय 1 में कार्यपालिका है, उसके अध्याय 2 में संसद है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार दिए गए हैं, अध्याय 4 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 124 से लेकर के। अनुच्छेद 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, अनुच्छेद 148 में इनका प्रावधान किया गया है। फिर भाग 6 के तहत राज्य का प्रावधान किया गया है, इसके तहत जो अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक जो है राज्य संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें जो अध्याय 1 है इसमें सामान्य प्रावधान है, उसके बाद में अध्याय 2 के तहत कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है, उसके बाद अध्याय 3 के तहत राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, अध्याय 4 में राज्यपाल के जो विधायी अधिकार हैं उनके संबंध में प्रावधान है, अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करता है, अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई है। फिर भाग 7 के तहत प्रथम अनुसूची में जो भाग खा था, जो प्रथम अनुसूची के तहत भाग खा में राज्य जो था इस शब्द को निश्चित कर दिया गया, तो अनुच्छेद 238 के तहत जो भाग 7 था इसको हटा दिया गया था। भाग 8 के तहत संघ राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक जो यूनियन टेरिटरी वाला सेक्टर से क्षेत्र है उससे रिलेटेड प्रावधान किए गए। दिल्ली और पुडुचेरी वगैरह के लिए विशेष प्रावधान इसी में आते हैं। फिर भाग 9 के तहत पंचायतों की स्थापना की गई है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक जो है इसमें पंचायतों संबंधी प्रावधान किए हैं, यानी 243 से लेकर के 243 ओ तक प्रावधान किए गए हैं। फिर 200 भाग 9A के तहत जो है नगर पालिकाएं के प्रावधान किए गए, इसमें 243 ता से लेकर के 243 या अच्छा यानी कि 243 ओ से लेकर के आगे प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद भाग जो 9 है, 9B सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 243 या जा से लेकर 243 या ना तक प्रावधान किए गए हैं। फिर भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान, तो अनुच्छेद 244 से लेकर के 244A के मध्य किए गए हैं। फिर भाग 11 में क्या है, तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, तो भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर 263, तो इसके 2 अध्याय हैं। एक अध्याय में विधायी संबंध है, अनुच्छेद 245 से लेकर 253 तक है। उसके बाद प्रशासनिक जो संबंध है 256 से लेकर 263 तक है। भाग 12 के तहत वित्त, व्यापार, संविधान, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद वाला जो प्रावधान है इनको किया गया है, तो अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक शामिल हैं। जो संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार से हटा करके 300A के तहत लाया गया था। तो इसका जो अध्याय 1 है ये वित्तीय अधिकार या एक तरीके से कहें केंद्र राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है वो वित्त वाले अध्याय 1 के तहत इसमें शामिल किए गए हैं। भाग 12 के तहत अध्याय 2 जो है उधार संबंधी प्रावधान करता है,
अध्याय 3 है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद संबंधी प्रावधान करता है। अध्याय 4 क्या है, तो संपत्ति का अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 301 के तहत है। फिर भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात करता है, तो अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के मध्य में प्रावधान है। फिर भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसके तहत प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के मध्य में ये प्रावधान किए गए। तो अध्याय के जो पहला अध्याय है उसमें सेवाओं से संबंधित प्रावधान है, जो अनुच्छेद 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है, अखिल भारतीय सेवाएं। फिर अनुच्छेद 200 जो भाग अध्याय जो 2 है लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद जो भाग 14 ए है उसके तहत अधिकारियों का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत इसमें प्रावधान किया जा सकता है। फिर भाग 15 जो है निर्वाचन की व्यवस्था करता है भारत में, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक है इसमें प्रावधान। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए, तो अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 ए तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसी में SC/ST को जो विधानसभा और संसद में आरक्षण दिया गया है उसकी बात की गई है। भाग 17 जो है ये राजभाषा की बात करता है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसमें अध्याय 1 में संघ की भाषा की बात की गई है, अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषाओं की बात की गई है, अध्याय 3 में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की जो भाषा होगी उसके बारे में, अध्याय 4 जो है ये विशेष निर्देश दिए गए हैं कि राजभाषा की उन्नति के लिए केंद्र सरकार को क्या-क्या और जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा के संबंध में बारे बात की गई है। फिर भाग 18 जो है आपात उपबंध संबंधी बात की गई है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360, इसमें 3 तरीके के आपातों की बात की गई है। फिर भाग 9 प्रकीण वाले आता है, तो 361 से लेकर के 367 तक इसमें शामिल है। फिर भाग 20 जो है ये संविधान का संशोधन की बात करता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत ये पूछा भी गया है। फिर भाग 21 जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए, तो अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक प्रावधान किया गया है। भाग 22 के तहत संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया गया, तो अनुच्छेद 393 से लेकर 395। तो संविधान जो है उसमें टोटल भागों की संख्या कितनी है, तो 22 भाग हैं। अनुच्छेद 395 ही है मूल अनुच्छेद, वैसे तो 450 क्या जितने भी संविधान संशोधन होकर के अनुच्छेद डाले गए हैं तो 450 से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद अभी भी 395 हैं। तो 22 भाग हैं, अनुच्छेद 395 हैं और अनुसूचियाँ जो हैं वो 12 अनुसूचियाँ हैं, तो वो भी आगे दी गई होंगी। अब आगे जो है प्रमुख अनुच्छेद दिए गए एक दृष्टि में इनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की गई कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे किया जा सकता है या नए राज्यों की स्थापना के बारे में। अनुच्छेद जो 3 है वो कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से करेगी। जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो राज्य बना है ये अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाया गया है। अनुच्छेद 5 जो है इसमें क्या कहा गया है, तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। इसमें विधि के समक्ष समता, के समक्ष समानता जो है ये दोनों की बात की गई है। फिर है अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद होगा वो नहीं किया जाएगा, तो उसका प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 जो है इसमें वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या किया गया है, तो अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो अधिकार दिया गया है, जो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 ए के तहत है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम है का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों की बात की गई है, लेकिन अल्पसंख्यक की जो है परिभाषा नहीं दी गई है, ये चीज़ है, ये भी क्वेश्चन आया है। अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। इसमें 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यही रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 39 के तहत क्या कहा है, राज्य द्वारा अनुकरणीय
हाँ, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं। इसमें मेन चीज़ था अनुच्छेद 14 और 31 था, तो 39 में जो प्रावधान बनाए जाएँगे, 39 का सी और डी के तहत जो प्रावधान बनाए गए, अनुच्छेद 31 और 14 के तहत वो मूल अधिकारों का हनन नहीं माने जाएँगे, ये प्रावधान किए गए थे, तो इसीलिए इसको शामिल किया गया। फिर अनुच्छेद 39 ए जो है सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की प्रावधान किया गया है। नालसा एक्ट जो है इसी के तहत काम करता है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 खा यानी कि 43 बी सहकारी समितियों का संवर्धन यानी कि सहकारी समितियों की जो स्थापना है ये इसी अनुच्छेद के तहत होती है। फिर अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता कॉमन सिविल जो कोड है वो उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। फिर अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों का रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। अनुच्छेद 51 का जो है मूल कर्तव्य है। उसके बाद अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात करता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यता, जो राष्ट्रपति पद है उसकी योग्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। उसके बाद में अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है ये किया करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसी में निलंबन के साथ-साथ परिहार या लघुकरण की शक्ति भी राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 73 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है, वो राष्ट्रपति कर सकेगा। उसके बाद अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 75 एक के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। फिर अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी जो है महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 79 जो है संसद के गठन का प्रावधान करता है। संसद के गठन का प्रावधान किया गया है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होगी। उसके बाद में राष्ट्रपति तीनों मिलकर के बनेंगे। फिर अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना की प्रावधान करता है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में कितने 250 टोटल सदस्य होते हैं और लोकसभा में कितने इस समय 550 सदस्य हैं। अनुच्छेद 383 के तहत जो है वो राज्यसभा का एक स्थायी सदन है, इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 100 जो है 100 का एक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, तो जो कास्टिंग वोट है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 100 के तहत। फिर अनुच्छेद इसमें कहा गया है कि पक्ष और विपक्ष में जब मत बराबर होते हैं ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने मत का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 108 के तहत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है इसमें। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। जो बजट वाला है वो उसी को वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 117 जो है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 122 जो है इसमें कहा गया है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न की जाएगी। इस और अनुच्छेद 123 जो है ये क्या कहता है 120 में भी प्रावधान इसी तरीके का किया गया है कि जो संसद है उसमें न्यायाधीशों के विषय में तब तक कोई बात नहीं होगी जब तक उनको हटाने का प्रावधान न किया गया। जैसे भी वाइस जो वर्मा जी जो जज थे उनको हटाने के लिए प्रावधान आने वाला है, तो उसमें हो सकता है उन पर बहस की जाएगी। अब आने वाले समय में वो दिखेगा। फिर अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसका अनुच्छेद 123 के तहत किया गया है। 213 में राज्यपाल को किया गया है और 123 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। फिर अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय का विधेयक न्यायालय होना, ये प्रावधान कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति भी दी गई है। अभी याद होगा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
सर्वोच्च न्यायालय से कई 15 या 14 प्रश्न पूछे थे। अनुच्छेद 148 के तहत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है, जिस तरीके से 73 में राष्ट्रपति के पास प्रावधान शक्ति थी, उसी तरीके से जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है राज्य की, उसमें 162 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 164 एक के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता जो है उसके पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 169 में है जो विधान परिषद है उनके उत्साधन या सृजन किया जा सकता है। इसमें विधानसभा जो है 2/3 बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित करके संसद के पास अगर भेज देती है और संसद भी उसे साधारण बहुमत से पास करके सहमति दे दे, तो जो वो विधानसभा है उसमें क्या हो जाएगा, उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। तो ये वाला जो अनुच्छेद है, अभी तमिलनाडु में जो के एन रवि करके हैं जो वहाँ के राज्यपाल हैं, और तमिलनाडु सरकार के मध्य में जो विवाद चल रहा था उसमें यही वाला आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए जो आरक्षित विधेयक है उस पर राष्ट्रपति क्या विचार करेगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 213 के तहत विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के गठन की प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के जो है वो गठन किया जाता है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का जो अभिलेख न्यायालय है, तो एक जिसी तरीके से 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, उसी तरीके से अनुच्छेद 215 के तहत जितने भी उच्च न्यायालय हैं वो सभी अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करते हैं। फिर अनुच्छेद 216 जो है उच्च न्यायालयों के गठन के प्रावधान करता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो ली जाती है उसका प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। फिर अनुच्छेद 333 है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है इसमें। अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 239 का ए है, ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसको 69वें जो है संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर अनुच्छेद 241 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। जैसे दिल्ली के लिए भी उच्च न्यायालय जो बना है वो इन्हीं 241 के तहत। अनुच्छेद 243 एक के तहत क्या है, एक के तहत ग्राम सभा का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 बी के तहत पंचायतों की गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 गा के तहत पंचायतों की संरचना का प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 243 घ यानी कि डी के तहत पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 243 झ के तहत पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान जो है वो किया गया है। अगला है अनुच्छेद 243 टा, इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है इनका गठन भी इसी के तहत होता है। अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 या का जो है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 या घा जिला योजना के लिए जो समिति बनती है उसके प्रावधान यही किया गया है। फिर अनुच्छेद 243 या झा जो है सहकारी समितियों के निगमन की बात करता है। अनुच्छेद 247 जो है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति जो है किसके पास, संसद को दी गई है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है। इसके तहत कहा गया है कि राज्यसभा अगर किसी से प्रस्ताव को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देती है, राज्यों के मामले में हो, उस पर संसद कानून बना सकती है। ऐसा कानून जो है 1 वर्ष तक मान्य रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए क्या है, तो विधान बनाने की शक्ति दी गई है। फिर अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, तो जो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल बनते हैं वो इसी अनुच्छेद 262 के तहत बनते हैं, जैसे कि कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल बना है। फिर अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध किए गए हैं। तो अंतर्राज्य परिषद जो है
इंटर स्टेट काउंसिल का जो गठन किया गया अनुच्छेद 263 के तहत किया गया, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद अनुच्छेद 266 के तहत किया गया है संचित निधि और लोक लेखा निधि जो है। अनुच्छेद 267 जो है ये भारत की आकस्मिकता निधि जो है कंटीजेंसी फंड की बात की गई है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 301 के तहत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ये पहले मूल अधिकार था, इसको बाद में 78वें संविधान 1978 में 44वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसमें लाया गया था। फिर अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर किसी अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर देती है या पास कर देती है तो वो गठित की जा सकेगी। अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। फिर अनुच्छेद 323 के तहत लोक सेवा आयोगों को जो के प्रतिवेदन है, तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो अपना प्रतिवेदन विधानसभा में देते हैं, यानी कि राज्यपाल के माध्यम से, और जो लोक सेवा आयोग है यूपीएससी वो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में देता है। फिर अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार किसको दिया गया है, तो निर्वाचन आयोग को दिया गया है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना तय किया गया है। फिर अनुच्छेद 330 के तहत कहा गया कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में पास किया गया था, इसको निष्प्रभावी बना दिया गया है, और जो SC/ST का आरक्षण उसको 10 वर्ष के लिए आगे और बढ़ा दिया गया था। अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया, तो विधानसभा में 332 के तहत और लोकसभा में 330 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको भी निष्प्रभावी कर दिया गया है। फिर अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 338 खा के तहत जो पिछड़े वर्ग ओबीसी जो आयोग है उसका भी गठन किया गया है, तो अनुच्छेद 320 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 340 जो है ये पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता था, उसी के तहत 338 के तहत किया गया है। फिर अनुच्छेद 343 के तहत संघ की जो राजभाषा है हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी घोषित की गई थी। अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। कोई पहला आयोग जो बना था 1955 में 1955 में बनाया गया था। फिर अनुच्छेद 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने की बात की गई थी। फिर अनुच्छेद 350 खा के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी की बात की गई है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में की जा सकती है। तो जो राष्ट्रीय आपात है वो कितनी अवस्था में लगाया जा सकता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है, इन्हीं अवस्था में लगाया जा सकता है। इसमें भी प्रावधान कर दिया गया है कि अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है तभी मूल अधिकार जो है इनको रोका जा सकता है। उसके बाद में अगर सशस्त्र विद्रोह है तो ऐसी अवस्था में जो मूल अधिकार है उनका निलंबन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में वो बंद किए गए हैं, तो राष्ट्रपति जो शासन लागू होता है राज्यों में उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है। फिर अनुसूचियाँ और उनके विषय दिए गए हैं। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्य व संघराज्य क्षेत्र दिया गया है। फिर दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में जो स्थान आवंटित किए जाएंगे राज्यों को उसका प्रावधान जो है चौथी अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वो बंद किए गए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किए गए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका एटीएम में मनी नहीं है, तो इसमें मणिपुर नहीं है। एटीएम मतलब असम, उसके बाद में त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, तो इसमें मणिपुर नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का संबंध प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन वाला जो प्रावधान है वो सातवीं अनुसूची के तहत किया गया है। फिर आठवीं अनुसूची में क्या देखें, तो भाषाएं जो हैं आठवीं अनुसूची के तहत 22 भाषाएं हैं जिसमें अंग्रेजी नहीं है। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों की विधि मान्यकरण किया गया है। नवीं अनुसूची जो थी ये पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में लाई गई थी।
इसमें था कि भूमि सुधार को लागू करने के लिए इसको शामिल किया गया था। उसके बाद 1973 में जो 1971 वाला जो ये केशवानंद भारती केरल वाद आया है, तो उसमें 24 अप्रैल 1971 के बाद में जो भी वाद होंगे वो अब इस अनुसूची के तहत भी, मतलब उनको संरक्षण नहीं मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट उन पर भी सुनवाई कर सकता है, ये प्रावधान कर दिया गया है। 10वीं अनुसूची क्या थी? तो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता की जो दल बदल अधिनियम है, ये 1985 में आया था। 52वें संविधान संशोधन, उसी के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में आई थी और 1993 से लागू हुआ था। तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए थे। 12वीं अनुसूची ये भी 1992 में आई थी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नगर पालिकाओं से संबंधित वो बंद इसमें किए गए थे। फिर क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनका मुख्यालय दिया गया है। तो टोटल कितनी क्षेत्रीय परिषद है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है चेन्नई में है। उसका पूर्वोत्तर जो परिषद है वो अलग से बनाई गई थी, ये 1971 में गठित की गई थी। तो पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। फिर आगे देखें तो नए राज्यों का जो गठन किया गया है उनका क्रम दिया गया है, कौन कौन से राज्य गठित किए गए। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1993 में 1953 में हुआ था। जो एसकेदर आयोग बना था उसी ने अनुशंसा की थी। तो 1953 में जो नए राज्य के रूप में पहला राज्य को गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश ही गठित हुआ था। फिर दूसरा राज्य गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को गठित हुआ है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी 1971 को गठित हुआ है। ऊपर हमने इसमें इसके दर आयोग बताया, इसके दर नहीं, फजल अली आयोग बना था। इसी ने 1953 में अपनी रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो इसके दर पहले बन चुका है, दर आयोग बना है, उसके बाद जेवीपी आयोग बना है, उसके बाद में फजल अली आयोग जो स्वतंत्रता के बाद गठित किया गया उसने अपनी रिपोर्ट दी है। तो हरियाणा जो है 1966 में गठित हुआ है, 1 नवंबर 1966 में। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में गठित हुआ है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 में। सिक्किम जो है 16 मई 1975 को। ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 20 फरवरी 1987 को गठित हुए हैं पूर्ण राज्य के रूप में। गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को राज्य बनाया गया है। तो इसमें इसका जो है क्रम छुज है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड है 9 नवंबर को और झारखंड जो है 15 नवंबर को गठित हुआ था। 2000 में 3 राज्य गठित हुए। फिर उसके बाद तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को गठित हुआ है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर दिए गए हैं। तो इसमें क्या-क्या है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है और जो डीपीएसपी है इनका भाग 4 में उल्लेख किया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मूल अधिकार और ये जो डीपीएसपी है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है। नकारात्मक इस परिप्रेक्ष्य में कि ये राज्य को कुछ करने से रोकते हैं और जबकि इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है क्योंकि ये राज्यों को निर्देश देते हैं और राज्यों से अपेक्षा करते हैं कि वो नागरिकों के हित में कुछ करेंगे। ये वाद योग्य हैं, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। यानी कि इनके उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन ये गैर वाद योग्य हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि के एम मुंशी ने कहा है कि ये डीपीएसपी ऐसी चेक है जो राज्य अपनी परिस्थिति के अनुसार अदा करता है नागरिकों को। कानूनी रूप से मान्य है तो कानूनी रूप से, नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है कि अगर कोई राज्य अगर इसको नहीं पूरा कर पा रहा है तो उस पर दंडात्मक या मतलब जबरदस्ती नहीं लागू कराया जा सकता। जैसे शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जब कानून बन गया और राज्य सक्षम हो गया तब लागू कराया गया। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनका संविधान में प्रावधान किया गया है उसी आधार पे, लेकिन इनको लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अनुच्छेद 44 के तहत जो कॉमन सिविल कोड है उसको लागू करने के लिए उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने अपने वहाँ विधान बनाया है। फिर व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं, ये क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर नागरिकों को, अच्छा ये व्यक्तिगत मतलब राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं और सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार जो है ये डीपीएसपी बात करता है। नागरिकों को ये स्वतः प्राप्त है। इन ये क्या है? तो सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नए नागरिकों को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जब 1976 में लागू किए गए थे, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे। अनुच्छेद 51(1) के तहत मूल कर्तव्य क्या है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला है संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का
आदर करें। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अगला है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे उसे अक्षुण्ण रखें। फिर है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिर अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। उसके बाद अगला जो प्रावधान है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। फिर प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और तथा प्राणी मात्र के प्रति दयावान रखें। फिर अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्या करें, सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। इसी तरीके का एक प्रावधान किया गया है जिसमें अनुच्छेद 48 के तहत शायद है, जिसमें राज्यों को दायित्व है कि वो जो राज्य की संपत्तियां हैं उनकी रक्षा करें। फिर है अगला, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। फिर अगला है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में लाया गया था, तो इसको बाद में जोड़ा गया। 91 या शायद 92वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। फिर ये दिया गया राष्ट्रपति भारत के कौन-कौन हुए, उनका कार्यकाल कब कब रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 26 जनवरी 1950 को 50 से लेकर के 13 मई 1962 तक रहे हैं। 2 कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किए हैं। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक रहे हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। वीवी गिरी जो हैं ये 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं ये 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहे हैं, तो ये भी इनकी भी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह जो हैं ये 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक रहे हैं। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक रहे हैं। के आर नारायणन जो हैं ये 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक रहे हैं। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जो क्रम है 11वां ये पूछा गया है, तो 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक रहे हैं। फिर 12वें क्रम पर रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रही हैं। फिर प्रणब मुखर्जी रहे 13वें राष्ट्रपति के रूप में, तो 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक रहे हैं ये। फिर 14वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर रामनाथ कोविंद रहे हैं, तो 25 जुलाई 2017 से लेकर के 25 जुलाई 2022 तक कार्यकाल इनका रहा है। फिर 15वीं राष्ट्रपति जो हैं ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो 25 जुलाई 2022 से लेकर के अभी तक कार्यरत हैं। आगे भारत के उपराष्ट्रपति दिए गए, उनका कार्यकाल दिया गया है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं 1952 से लेकर 1962 तक रहे हैं। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 1952 से लेकर 57 तक एवं द्वितीय कार्यकाल जो रहा 1957 से लेकर 62 तक रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति थे, 1962 से लेकर 67 तक रहे। फिर 67 से 69 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर वीवी गिरी 1967 से लेकर 69 तक ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। गोपाल स्वरूप पाठक जो हैं ये 1969 से लेकर के 1974 तक रहे हैं। वी डी जत्ती 1974 से लेकर 79 तक रहे हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह 1979 से लेकर के 84 तक रहे हैं। आर वेंकटरमण जो हैं 1984 से लेकर के 1987 तक रहे हैं। फिर उसके बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर के 1992 तक रहे हैं। के आर नारायणन 1992 से लेकर 1997 तक रहे हैं। कृष्णकांत जो हैं ये 1997 से लेकर 2002 तक रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे। उसके डॉक्टर हामिद अंसारी ये 12वें उपराष्ट्रपति थे, 2007 से लेकर के 2017 तक ये 2 कार्यकाल पूरे किए थे। क्रमानुसार इनका प्रथम कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक चला था, द्वितीय कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक। वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक रहे थे। जगदीप धनखड़ जो हैं 11 अगस्त 2022 से लेकर के अभी जुलाई में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लास्ट जुलाई तक, तो इनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। अभी उपराष्ट्रपति कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जो हैं क्रमानुसार देखें और कार्यकाल दिया गया है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें पहले प्रधानमंत्री जो थे हमारे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। गुलजारीलाल नंदा जो हैं ये 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक ये कार्यवाहक
प्रधानमंत्री रहे थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा जो हैं ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। लाल बहादुर शास्त्री ये दूसरे, अगर क्रम के हिसाब से देखें, तीसरे हैं। तो 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक रहे थे। ताशकंद समझौता के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक रहे हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जो है ये 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक रही। गुलजारी लाल नंदा वैसे जो योजना आयोग था उसके उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष। तो फिर दूसरी पे देखें तो मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक रहे हैं। जो चौधरी चरण सिंह हैं ये 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक रहे हैं। ये संसद का जो सत्र होता है उसमें भाग नहीं ले पाए थे अपने प्रधानमंत्री कार्य में। फिर इंदिरा गांधी बनी 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक। उसके बाद में राजीव गांधी बने हैं, 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1979 तक रहे हैं। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं ये 2 दिसंबर 1979 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक रहे हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रधानमंत्री जो बदले हैं भारत में। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहे, तो इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक रहे हैं। एच.डी. देवगौड़ा जो हैं 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक रहे हैं। फिर इंद्र कुमार गुजराल जो हैं ये 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी फिर दोबारा बने हैं, 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक रहे हैं। 2 बार कार्यकाल रहा है इनका। मनमोहन सिंह जो हैं ये 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक 2 कार्यकाल पूरे किए इन्होंने। नरेंद्र मोदी जो है इस समय 26 मई 2014 से लेकर के अभी तक अपने तीसरे कार्यकाल में है ये। फिर आगे दिया गया है राज्यसभा सदस्य संख्या दी गई है। राज्य और जो संघ शासित प्रदेश हैं वो सदस्य संख्या कितनी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा सदस्य हैं, असम में 7 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, गुजरात में 11 हैं। तो आंध्र प्रदेश और गुजरात दोनों में 11-11 हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, झारखंड में 6 हैं, केरल में 9 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, मेघालय में 1 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 10 हैं, पंजाब में 7 हैं, सिक्किम में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, उत्तराखंड में 3 है, तेलंगाना में भी 7 हैं। तो पंजाब में भी 7 हैं, तेलंगाना में भी 7 हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा सदस्य हैं, बिहार में 16 हैं, गोवा में 1, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, दिल्ली जो एनसीआर है उसमें 3 हैं, पुडुचेरी में 1 है, राजस्थान में 10 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ 31 है, पश्चिम बंगाल में 16 हैं। उसके बाद आगे देखें तो लोकसभा सदस्यों की संख्या दी गई है। तो इसमें के राज्य या संघ शासित प्रदेश में सदस्य कितने हैं। तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सदस्य हैं, असम में 14 लोकसभा सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सदस्य हैं, गोवा में 2 लोकसभा सदस्य हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा सदस्य हैं, जम्मू और कश्मीर में 5 लोकसभा सदस्य हैं, कर्नाटक में 28 लोकसभा सदस्य हैं, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सदस्य हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, नागालैंड में 1 हैं, पंजाब में 13 हैं, सिक्किम में 1 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 80 हैं सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में 42 हैं दूसरे नंबर पर। फिर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 7 हैं, चंडीगढ़ में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, लद्दाख में 1 है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, बिहार में 40 हैं, गुजरात में 26 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, झारखंड में 14 हैं, केरल में 20 हैं, मेघालय में 2 हैं, मणिपुर में 2 हैं, मिजोरम में 1 है, उड़ीसा में 21 हैं, राजस्थान में 25 हैं, तेलंगाना में 17 हैं, त्रिपुरा में 2 हैं, उत्तराखंड में 5 हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव इन दोनों को मिलाकर के 2 हैं, पुडुचेरी में 1 है। तो लोकसभा के अध्यक्ष दिए गए, उनका कार्यकाल दिया गया है। तो पहले अध्यक्ष जो लोकसभा के थे वो जीवी मावलंकर थे। इनका कार्यकाल रहा था 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक रहा था। अगले हैं एम अनंत शयनम अयंगर, तो 8 मार्च 1956 से लेकर 16 अप्रैल 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। हुकुम सिंह, इनका 17 अप्रैल 1962 से लेकर 16 मार्च 1967 तक कार्यकाल रहा है। एन संजीव रेड्डी 17 मार्च 1967 से लेकर 19 जुलाई 1969 तक कार्यकाल रहा है। फिर रहे हैं 26 मार्च 1977 से लेकर के 13 जुलाई 1977 तक फिर रहे हैं। जी.एस. ढिल्लन जो है ये 8 अगस्त 1969 से लेकर 17 मार्च 1971 तक रहे हैं। दूसरी बार बने तो 22 मार्च 1971 से लेकर 1 दिसंबर 1975 तक रहे हैं। बलीराम भगत 15 जनवरी 1976 से लेकर के 25 मार्च 1977 तक रहे हैं। के.एस. हेगड़े 21 जुलाई 1977 से लेकर के 21 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा है। बलराम जाखड़ जो हैं
ये 22 जनवरी 1980 से लेकर 18 दिसंबर 1989 तक रहे हैं। रवि राय जो हैं शून्यकाल का जो शुरुआत है इन्हीं के समय हुई है। 19 दिसंबर 1989 से लेकर के 9 जुलाई 1991 तक रहे हैं। फिर हैं शिवराज वी पाटिल 10 जुलाई 1991 से लेकर के 22 मई 1996 तक रहे हैं। अगले हैं पी ए संगमा 23 मई 1996 से लेकर 23 मार्च 1998 तक रहे हैं। जीएमसी बालयोगी 24 मार्च 1998 से लेकर 19 अक्टूबर 1999 तक रहे हैं। फिर दूसरा कार्यकाल इनका 22 अक्टूबर 1999 से लेकर 3 मार्च 2002 तक रहा है। मनोहर जोशी 10 मई 2002 से लेकर 2 जून 2004 तक रहे हैं। सोमनाथ चटर्जी रहे हैं इसके बाद 4 जून 2004 से लेकर 31 मई 2009 तक रहे हैं। मीरा कुमार जो थी ये 4 जून 2009 से लेकर के 4 जून 2014 तक रही हैं। सुमित्रा महाजन 6 जून 2014 से लेकर के 17 जून 2019 तक रही थी। ओम बिरला जो हैं अभी वर्तमान में ये अपने दूसरे कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष हैं। 19 जून 2019 से लेकर के अभी तक ये कार्यकाल में हैं। फिर आगे देखें तो पंचायती राज से संबंधी जो समितियां हैं इन ये दी गई कौन कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका गठन 1957 में किया गया था। इसने त्रिस्तरीय पंचायती की जो पंचायत व्यवस्था है उसकी स्थापना से सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति जो है 1977 में गठित हुई थी। द्विस्तरीय पंचायत राज समिति की जो सिफारिश है अशोक मेहता समिति ने की थी। जीवीके राव समिति 1985 में गठित हुई थी। फिर एल एम सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई थी। पी के थुंगन समिति जो है 1988 में गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति में भी पूछा गया था कि इन्होंने किसकी सिफारिश नहीं की थी। तो जो क्षेत्रीय जो होती है मतलब मध्यवर्ती पंचायत है उसकी बात इन्होंने नहीं की थी। तो सीधे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की बात की थी। वित्त आयोग दिए गए हैं कितने गठित हुए हैं और उनका कार्यकाल नियुक्ति वर्ष दी गई, अध्यक्ष कौन है और कार्यकाल का कब तक रहा है। तो पहला वित्त आयोग जो था 1951 में गठित हुआ था। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। 1952 से लेकर 57 तक कार्यकाल रहा था। दूसरा आयोग का गठन 1956 में किया गया था। के संथानम इसके अध्यक्ष थे। 57 से लेकर 62 तक कार्यकाल रहा था। तीसरा जो वित्त आयोग है ये 1960 में गठित हुआ है। ए के चंदा इसके अध्यक्ष थे। 1962 से लेकर 66 तक कार्यकाल था। चौथे वित्त आयोग का गठन 1964 में हुआ है। पीवी राजमन्नार इसके अध्यक्ष थे। 1966 से लेकर 69 तक कार्यकाल रहा है। पांचवें वित्त आयोग का गठन 1968 में हुआ है। महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे। 1969 से लेकर 74 तक कार्यकाल था। उसके बाद छठा वित्त आयोग जो है 1972 में गठित हुआ है। के ब्रह्मानंद रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। 1974 से लेकर 79 तक कार्यकाल रहा है। उसके बाद में सातवें वित्त आयोग का गठन 1977 में हुआ था। जे.एम. सेलेट जो हैं सेल्ट ये इसके अध्यक्ष थे। 1979 से लेकर के 1984 तक इनका कार्यकाल रहा है। उसके बाद में आठवें वित्त आयोग का गठन 1982 में हुआ था। वाई.वी. चौहान इसके अध्यक्ष थे। 1984 से लेकर 89 तक इसका कार्यकाल रहा था। फिर नवे जो वित्त आयोग का गठन हुआ है 1987 में एन.के.पी. साल्वे इसके अध्यक्ष थे। 1989 से लेकर के 1995 तक इसका कार्यकाल रहा है। फिर 10वें वित्त आयोग का गठन 1992 में हुआ है। के.सी. पंत इसके अध्यक्ष थे। 1995 से लेकर 2000 तक का कार्यकाल रहा है। 11वें वित्त आयोग का गठन 1998 में किया गया था। ए.एम. खुसरो इसके अध्यक्ष थे। 2000 से लेकर 2005 के मध्य में इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद 12वां जो वित्त आयोग गठित हुआ है इसका गठन किया गया 2002 में। अध्यक्ष श्री रंगराजन थे। ये कई बार पूछे गए इधर के ज़्यादातर। 2005 से लेकर 2010 तक कार्यकाल रहा है। 13वां वित्त आयोग जो 2007 में गठित हुआ है। गठन तो खैर नहीं पूछता है, इसके अध्यक्ष को लेकर ज़्यादा पूछता है। अध्यक्ष और कार्यकाल विजय एल केलकर जो हैं इसके 2010 से लेकर 2015 तक कार्यकाल रहा है। 14वां वित्त आयोग का गठन 2013 में किया गया था। वाई.वी. रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। 2015 से लेकर 20 तक के लिए इन्होंने सिफारिशें दी थी। 15 वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था। एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष थे। 2021 से लेकर के 26 तक इन्होंने सिफारिशें की हैं। तो इन्होंने 6 साल की सिफारिशें की हैं। उसके बाद 16वां वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान कर दिया गया है 2023 में। अरविंद पानगढ़िया इसके अध्यक्ष हैं। इसकी सिफारिशें जो होंगी वो 2026 से लेकर के 2031 तक होंगी। तो विवरण क्या दिया गया आगे, अनुच्छेद दिए गए उनका विवरण दिया गया है कुछ। तो अनुच्छेद 370 जो है जम्मू और कश्मीर के संबंध में विशेष संबंध अब निरस्त कर दिया गया है। तो जो 5 अगस्त 2019 में संसद में विधेयक पास हुआ था उसी के तहत 6 अगस्त से ये मतलब इसके प्रावधान जो है वो लागू नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। फिर अनुच्छेद 371 नागालैंड और राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 371 खा जो है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 घा उसके बाद मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 घा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 371 अंगा जो है आंध्र प्रदेश के में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 371 चा जो है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 छा
जो है ये मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 371 जा के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 371 झा जो है गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 यहाँ जो है कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये जो 370 वाला उसी का दिया गया है। 6 अगस्त 2019 से ये प्रवर्तन में नहीं है। तो पॉलिटी वाला जो मेन पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और विषय को शुरू करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।